बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 अक्टूबर सन 1984 का दिन था। बम्बई की सड़कों पर लोग खुशी से नाच और गा रहे थे। भारत में इस दिन को दशहरा का मेला कहते हैं। हिंदू मज़हब के मुताबिक इस दिन राम ने रावण को शिकस्त दी थी। ये हक व बातल की जंग थी जिसमें हक जीत गया था। लोग विला भाई पटेल रोड पर दीवानावार दौड़ रहे थे और हर शख्स खुशी से पागल नजर आ रहा था। जब समद खान ने 7 मंजिला सिकान नगर बिल्डिंग की खिड़की से नीचे देखा तो वो भी इन नज़ारों में खो सा गया था। समद खान यहाँ शिल्पा जोरेरी से मिलने आया था। समद खान अपनी बहरा रवी, शिद्दत पसंदी और तशद्दुद के लिए मशहूर था। यहाँ तक कि इसकी अपनी कम्युनिटी के दीगर लोग भी इससे मिलने से कतराते थे। करीम खान उर्फ करीम लाला ने बम्बई के मशहूर अखबार इनकलाब में बहुत बड़ा इश्तिहार दे रखा था। मेरा समद खान से कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे जो कोई भी मामला तय करे अपनी ज़िम्मेदारी पर करे। मैं इसके किसी काम का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं इसके किसी भी किस्म के लेन देन की ज़िम्मेदारी भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। समद खान इंतहाई गुस्से में था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे धुतकारा गया हो। अपने कबीले से रवायती वफादारी अब इसके लिए बेमानी होकर रह गई थी। इसका चचा जो इसके लिए किसी हीरो से कम नहीं था, अब एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत का रूप धार चुका था। ये इसकी सरेआम बेइज्जती थी और इससे पठान ग्रुप में फूट भी पड़ सकती थी। समद खान समझ नहीं पा रहा था कि करीम लाला ने आखिर किन वजूहात की बिना पर ऐसा किया था। जब भी समद खान कोई जुर्म करता, पुलिस वाले करीम लाला को थाने ले जाते। क्राइम ब्रांच के दफ्तर और अदालतों के चक्कर, बार बार की तफ्तीश अब लाला के बस से बाहर हो रही थी। इसलिए लाला को यही हल समझ में आया कि इसकी हरकतों से बजरिया अखबार लाताल्लुकी का इजहार कर दिया जाए। समद खान एक अनापरस्त इंसान था। इसे अब अपने चचा के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं थी। समद खान को जैन नामी बिजनेसमैन को कत्ल करने की सुपारी दी गई थी। समद खान होटल में दाखिल हुआ तो वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू और चाल ढाल के सबब होटल में बैठे हुए लोगों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। वो इस्तकबालिया पर पहुंचा और गरजते हुए बोला, जैन कौन से कमरे में है? हर होटल की पॉलिसी होती है कि ग्राहक की मर्जी के बगैर कमरे का नंबर नहीं बताते, लेकिन इस्तकबालिया पर बैठे शख्स को समद खान का अंदाज कुछ मुनासिब मालूम ना हुआ। इसने सोचा कि अगर इसने कमरे का नंबर ना बताया तो शायद कुछ बहुत ही बुरा हो जाए। इसने खालिस्तन अंग्रेज़ी लहजे में कहा, 1921। इसका ख्याल था समद खान को ये समझ ही नहीं आएगा, लेकिन 1921 के हिंसे समद खान के जहन पर नक्श हो चुके थे और अब वो रात छाने का इंतज़ार करने लगा था। रात होते ही वो होटल में आया और इधर उधर देखे बगैर अपने 2 साथियों समेत होटल की 19वीं मंजिल पर चला गया। इसने कमरा नंबर 1921 का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक छोटे कद के शख्स ने दरवाज़ा खोला। समद खान ने कहा, तेरा नाम जैन है? इस शख्स से शायद किसी ने इतनी बदतमीज़ी से बात कभी ना की होगी। वो हैरानो शशदर रह गया, लेकिन जब इसने ख़तरनाक अज़ाइम के साथ 3 अफराद को सामने खड़ा देखा तो इस पर खौफ तारी हो गया। अगले ही लम्हे एक घूंसा मुंह पर लगने से जैन कमरे के अंदर जा गिरा। तीनों अफराद लातों, मुक्कों और घूंसों से इसे बुरी तरह पीट रहे थे और वो ज़मीन पर लेटा दर्द से करा रहा था। फिर अचानक मारपीट का सिलसिला बंद हुआ और इसे पैरों से घसीटा गया। समद खान ने एक मोमबत्ती जलाकर जैन के चेहरे से करीब की और घुमाने लगा और फिर इसके जिस्म पर मोमबत्ती की गरम गरम मोम टपकाने लगा। जैसे जैसे जैन दर्द से चीखता, समद खान के चेहरे पर शैतानी कहकहे नुमाया हो जाते। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि इन बड़े होटलों के कमरे इस अंदाज से बनाए जाते हैं कि अंदर की आवाज़ बाहर और बाहर की आवाज़ अंदर ना आने पाए। इसलिए होटल इंतज़ामिया को खबर ना हुई कि अंदर क्या हो रहा है। जब तशद्दुद करते करते ये लोग थक गए
तो उन्होंने जैन को एक रस्सी बांधकर फांसी दे दी। समद खान एक जज्बाती इंसान था। इसने जज्बात और पैसे के लालच में आकर जल्दबाजी में गलत बंदा कत्ल कर दिया था। अगली सुबह इसे पता चला कि जिस जैन को इसने कत्ल किया है वो टैक्स के महकमे में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, जबकि इसका असल टारगेट रणवीर जैन था जिसकी सुपारी इसे दी गई थी। इसलिए काम मुकम्मल ना करने पर इसे कोई मुआवजा ना दिया गया। इसके बाद समद खान ने अपने असल हदफ को पा लिया। समद खान ने रणवीर जैन को कत्ल करके मुआवजा हासिल कर लिया। समद खान सन 1983 से सन 1984 के दौरान आर्थर रोड जेल में कैद था। गो के इस दौरान दाऊद गैंग के बहुत से लोग भी इसी जेल में मौजूद थे, लेकिन समद खान सब पे भारी था। वो जेल में भी दादागिरी करता था। जेल के अंदर ही वो गवाहों को डराता धमकाता और लोग इससे मदद मांगने के लिए आते। यहाँ तक कि इसने जेल इंतजामिया को भी अपने हाथ तले कर रखा था। समद खान की खोली में रंगीन टीवी और वीसीआर भी रखा हुआ था। इसके अलावा किसी और कैदी को इस किस्म की सहूलियात मुयस्सर न थीं। जेल के अंदर ही वो दरबार भी लगाया करता था और अंदर ही वो भत्ते भी वसूल किया करता था। इसके इस अंदाज को देखकर लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अगर जेल के अंदर रहकर ये शख्स इतना कुछ कर सकता है तो जेल से बाहर ये क्या कुछ करता होगा। जेल के अंदर लोग इसके खौफ से मरूब थे और इनकी नफ्सियात का फ़ायदा उठाते हुए वो ना सिर्फ इनसे पैसे लेता बल्कि खिदमत भी करवाता था। समद खान बड़े फ़ख्र से इस वाक़ये को भी याद किया करता था जब कालिया एंथोनी और कंजू ने पासपोर्ट एजेंट राजा सिंह ठाकर के कत्ल के मुकदमे में इसके खिलाफ पेश होने वाले 2 गवाहों की हिफाजत का जिम्मा लिया था। समद खान को मालूम था कि सेशन कोर्ट का फैसला इन्हीं 2 गवाहों की गवाही पर मुनहसर था, इसलिए उन्हें चुप कराना ज़रूरी है। ये 2 गवाह गुलाम हुसैन और नसीर हुसैन थे। समद खान ने सोचा कि अगर ये 2 गवाह अपनी गवाही से बाज आ जाएं तो मुकदमे का फैसला इसके हक में आ सकता है और बाआसानी ज़मानत पर रिहा हो सकता है। समद खान ने इसी दरबार में इन दोनों गवाहों को बुलवाया, जहां एंथोनी, कंजू और इनके गैंग के दीगर अफराद भी मौजूद थे। पहले तो इसने दोनों के बाल मुंडवा दिए। इसके बाद इसने गवाहों से कहा कि तुम समझ गए होगे कि अगर तुम अपनी हरकत से बाज ना आए तो ये उस्तरा अगली मर्तबा तुम्हारी शाहरग पर होगा। इसने इनसे ये भी कहा कि वो उन्हें जेल के अंदर भी मरवा सकता है और इस खुशफहमी में ना रहें कि कोई इनकी मदद को आएगा। इस डराने धमकाने की वजह से बिला आखिर समद खान जमानत पर रिहा होने में कामयाब हो गया। इसके बाद इसके जहन में वो वक्त गर्दिश करने लगा जब जैन को कत्ल करने के बाद इसने अपने अमल से ये साबित कर दिया था कि इसे अपने चचा से मोहब्बत थी और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता था। जब पुलिस को पता चला कि रणवीर जैन को समद खान ने कत्ल किया है तो पुलिस समद खान को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मारने लगी। नाकामी पर पुलिस इसके चचा करीम लाला को गिरफ्तार कर लाई। पुलिस वाले जानते थे कि समद खान करीम लाला को बचाने ज़रूर आएगा। पुलिस वालों ने करीम लाला से कहा कि समद खान बरामद ना हुआ तो वो इसे भी मुकदमे में शामिल कर लेंगे। करीम लाला पहले ही समद खान की हरकतों से तंग था और अब ये नई मुसीबत आ चुकी थी। करीम लाला ने हाजी मस्तान के ज़रिए समद खान को पैगाम भिजवाया कि आकर गिरफ्तारी दे। हाजी मस्तान ने अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं से समद खान को ढूंढ निकाला और इसे पैगाम दिया कि अपने चचा की खातिर गिरफ्तारी दे दे और वो लोग कोशिश करेंगे कि इसे जल्द अज जल्द ज़मानत पर रिहा करवा लें। समद खान ने गिरफ्तारी दे दी और सिर्फ 2 माह जेल में रहने के बाद इसे रिहा करवा लिया गया। लेकिन जेल से बाहर आते ही समद खान फिर इसी डगर पर चलना शुरू हो गया। इसलिए हाजी मस्तान ने करीम लाला को मशवरा दिया कि इस मसले का एक ही हल है कि अखबार में इश्तिहार देकर समद खान से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया जाए।
इसलिए इश्तिहार के बाद कानूनन वो अपने किए हर जुर्म का खुद ही जिम्मेदार होगा। समद खान अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि इसका ध्यान दाऊद इब्राहिम की जानिब गया। अपनी कम्युनिटी की जानिब से इश्तिहार के बाद इसने महसूस किया कि दाऊद इब्राहिम इसके लिए अच्छी पुश्तपनाही साबित हो सकता है, लेकिन वो जानता था कि दाऊद इब्राहिम और पठान ग्रुप के माबैन जो कुछ माजी में हो चुका है, इसके मद्देनज़र इसे राज़ी करना आसान ना होगा। लेकिन फिर भी इसने दाऊद इब्राहिम के साथ मीटिंग के लिए वक्त मांग लिया। इसने दाऊद इब्राहिम से कहा कि अमीरज़ादा और आलमज़ेब ने जो कुछ भी किया, इसमें वो इनके साथ शामिल ना था और ना ही साबर के कत्ल में वो मुलव्विस था। ये सब उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में किया था। इसने दाऊद इब्राहिम से ये भी कहा कि माजी की तमाम दुश्मनियों को भुलाकर वो इसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। गो कि दाऊद इब्राहिम इस तरह से समद खान के आने से हैरानो परेशान था, लेकिन इसने समद खान की हिम्मत की दाद दी। गो दाऊद इब्राहिम का दिल तमाम शकूको शुबहात से पाक नहीं हुआ था। इसका ख्याल था कि साबर के कत्ल में वो भी मुलव्विस है, लेकिन इसने समद खान का दोस्ती के लिए बढ़ने वाला हाथ पीछे नहीं किया। इस मीटिंग के बाद समद खान बखुशी अपने घर लौटा। ताहम अगले ही दिन जब वो एक शराब खाने में बैठा था, इसके मुखबर ने इसे बताया कि दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा समद खान को गालियां दे रहा था और ये कह रहा था कि अगर समद खान करीम लाला का भतीजा ना होता तो बहुत पहले ही इसे टकाने लगा दिया जाता। वो भी साबर का कातिल है। समद खान चचा की जानिब से आग किए जाने के बाद पहले ही गुस्से में भरा बैठा था और अब ये एक नया घाव था। समद खान को अपनी जिल्लत महसूस हुई और इसके अंदर का वहशीपन फिर से जाग गया। इसे ये बात हजम नहीं हो पा रही थी कि कोई इस तरह सरेआम इसकी आज़ादी और गैरत को चैलेंज कर सकता है। दाऊद इब्राहिम के साथ मुआहिदा करने के अगले ही दिन इसने नूरा को पकड़कर इसकी पिटाई कर दी और नूरा को बुरी तरह जख्मी कर दिया। समद खान इस बात पर खुश था कि किस तरह इसने दाऊद इब्राहिम के इलाके में इसी के भाई को मार मार कर अधमुआ कर दिया और कोई इसकी मदद के लिए आगे भी नहीं बढ़ा। अगर इसने दाऊद इब्राहिम की जानिब दोस्ती का हाथ ना बढ़ाया होता तो शायद वो नूरा को मार ही डालता। हैरत की बात यह है कि दाऊद इब्राहिम ने फौरन ही इस वाक़े पर रद्द अमल जाहिर नहीं किया, जिसकी वजह से समद खान ये समझा कि दाऊद इब्राहिम ने इसकी हरकत को जायज़ करार दे दिया है। 4 अक्टूबर सन 1984 के दिन समद खान सिगरेट के धुएं उड़ाता अपने फ्लैट से बाहर निकलकर बरामदे में आया और लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया। इसने ख़त्म होती हुई सिगरेट का एक लंबा कश लेकर इसे फेंका और बड़े फखरिया अंदाज से आने जाने वाले लोगों को देखने लगा। जब वो लिफ्ट से नीचे आ रहा था तो एक अनजाना सा खौफ इसे लाहक हो गया। ताहम जैसे ही लिफ्ट ज़मीन से आकर लगी तो एक हल्के से झटके ने खौफ को इसके जहन से झटक दिया, लेकिन जब वो लिफ्ट से बाहर आया तो शशदर रह गया। दाऊद इब्राहिम, इसका भाई अली अंतोले, छोटा राजन और अब्दुल हमीद इसके सामने पत्थरों के बुतों की मानिंद खामोश कतार बनाए खड़े थे। वो सब पिस्तौलें थामे खड़े थे और कोई भी बात करने के मूड में नजर न आता था। समद अभी कुछ कहना ही चाहता था कि इन सब की पिस्तौलें बारूद उगलने लगीं। जब फायरिंग का सिलसिला थमा और बारूद का धुआं जरा बैठने लगा तो अंदाज़ा हुआ कि समद खान का बॉडीगार्ड और इसकी बीवी भी जो कि लिफ्ट में थे जख्मी हो गए। समद खान के जिस्म में 19 गोलियों ने छेद किए थे और वो मौके पर ही हलाक हो गया। समद खान को अंदाज़ा ही ना था कि इसने नूरा की पिटाई करके दाऊद इब्राहिम को किस कदर गुस्सा दिलाया था। दाऊद इब्राहिम को ये बात हजम ही ना हो पाई कि एक जानिब तो इसने अपने देरीना दुश्मन और अपने भाई के कातिल समद खान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दूसरी जानिब अगले ही दिन इसने इसके दूसरे भाई की पिटाई करके इसे बुरी तरह जख्मी कर डाला। दाऊद इब्राहिम साबर के कत्ल का बदला भी अपने हाथों लेना चाहता था,
لیکن حالات نے اسے اجازت نہیں دی۔ لیکن جب داؤد ابراہیم نے نورا کو ہسپتال میں دیکھا تو صابر کا چہرہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے ٹھان لی کہ وہ صمد خان کو خود اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کرے گا۔ شاید اس طرح وہ صابر کے قتل کے بعد دل میں لگی آگ کو بھی بجھانا چاہتا تھا۔ صمد خان کے لرزہ خیز قتل سے بمبئی پولیس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ داؤد ابراہیم پر پہلے ہی کافی مقدمات تھے اور اب اس قتل کے بعد پولیس پوری تیاری کے ساتھ داؤد ابراہیم کے پیچھے لگ گئی تھی۔ سن 1986 میں داؤد ابراہیم نے آخری مرتبہ بمبئی شہر کو الوداع کہا۔ جاری ہے۔